तो हेलो हेलो गाइस। तो कैसे आप सभी लोग। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को एक बड़े दिल से। तो चलिए अभी हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेक्शन ए गाला पेपर वन के अभी हम सॉल्यूशंस करेंगे। लॉन्ग टाइप सारे करने वाले, क्योंकि लॉन्ग टाइप में से होगा ये कि 5 मार्क्स का, हमारे समझो 20 मार्क्स तो मैं आपके पक्के करा दूंगा। और उसके बाद क्या होगा कि सेक्शन हो सकता है 3 मार्क का 2 मार्क का ये भी फंस जाए इसमें। कोई जो अगर ना पूछे तो इसमें भी आ सकता है 3 मार्कर वाला। लॉन्ग टाइम में से भी हो सकता है, पूछ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे लॉन्ग टर्म थिंकिंग के तरीके से सोचना है और याद रखना है। अगर जो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जा रहा है सारी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफाइन द बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। तो बार्टर सिस्टम एक प्रकार की व्यवस्था है जहाँ चीजें या सेवा का सीधा आदान प्रदान होता है बिना पैसे इस्तेमाल किए। और ये पुराने समय में होता था। देखो, जब लोग जब लोग ज्यादा हो गए और दुनिया तरक्की करने लगी तब लोगों की जरूरतें भी बदल गई और बढ़ी। सेकंड, कि जब फैक्ट्रीज और शहरों का विकास हुआ और काम का बंटवारा और विशेष ज्ञान बढ़ा तो बार्टर सिस्टम कम उपयोग में आया। और तीसरा जो हम कह सकते हैं लिमिटेशन हुई कि जब लोगों की लोगों की अपनी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई जो बार्टर सिस्टम से पूरी नहीं हो पाती थी। ये 3 लिमिटेशन थी। अब देखो ये हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं बार्टर सिस्टम, जो हम एकदम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या, लाइक जब दुनिया बदलने लगी लोगों की ज़रूरतें भी बदलती गई। इससे चीज़ों को जटिल बना दिया। जैसे अगर किसी के पास चावल है और वो कपड़े चाहता है लेकिन कपड़े वाला तेल चाहता है तो आदान प्रदान मुश्किल हो जाता है। बार्टर सिस्टम में ये मान लिया जाता है कि दोनों की ज़रूरत मैच हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सेकंड चीज़ हम कह सकते हैं कि जो स्टोरिंग वैल्यू, गाइस हाँ ओके, स्टोरिंग वैल्यू। बार्टर सिस्टम में जो चीज़ें बदले में मिलती हैं उनको संभाल के रखना मुश्किल होता है। मान लो कि एक किसान के पास बहुत अनाज है लेकिन वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए उसको बार बार आदान प्रदान करना पड़ता है। अगर वो तुरंत नहीं बदलता तो उसको अपना अनाज बहुत दिन तक संभालने की मतलब संभालना पड़ता है। ओके, और जो कि मुश्किल है काफ़ी। थर्ड चीज़ क्या है, ये देखो, चीज़ों की कीमत तय करना का मसला एकदम वो भी है कि मतलब प्रॉब्लम, वो जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता है ना वो भी। जब काम का बंटवारा और खास ज्ञान बढ़ा तो अलग अलग चीज़ों की कीमत तय करना मुश्किल हो गया। जैसे अगर गेहूं और चावल का आदान प्रदान मतलब अदला बदली आसान है, लेकिन जब अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं तो कीमत का हिसाब करना मुश्किल हो जाती है। लाइक 1 केजी घी के लिए कितना कपड़ा मुझे चाहिए, मतलब कौन देगा 1 केजी, अगर मैं किसी को घी दूँ तो मुझे कितना कपड़ा देगा। तो इससे मेजरमेंट वैल्यू कोई बहुत हार्ड था। इस समस्या ने एक कॉमन कीमत तय करने की ज़रूरत को जन्म दिया जो कि पैसा बन गया। चलिए, और फोर्थ चीज़ हमने देखा कि एक कॉमन कीमत ना होना, मतलब कॉमन कीमत नहीं है कोई एक। जब किसी चीज़ की फिक्स कीमत नहीं होती तो आदान मतलब अदला बदली करना एकदम मुश्किल हो जाता है। पैसा इस्तेमाल करने वाली व्यवस्था में जब कुछ पैसों में नपता है जो आसान होता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में हर चीज़ की अलग कीमत होती है। जो फेयर होता है उसमें भी हमको अदला बदली को मुश्किल बना देता है। तो उम्मीद है ये समझा। हे व्हाट्सअप गाइस, तो अभी हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन आंसर। डिस्कस द मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। हमको ऐसे मेजर्स बताने हैं जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सके। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इंडिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर उत्पादन के लिए कोशिश की जा रही है क्योंकि कम उत्पादन गरीबी का एक बड़ा कारण है। सरकार किसानों को नई टेक्नोलॉजी, बेहतर संसाधन और अच्छे बाजार के बारे में सिखा रही है। छोटे फार्म पर फोकस करके उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ रहे हैं। और जो सेकंड थिंग है कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे और घर की बनाई इंडस्ट्री से देश मतलब जो छोटे और घर की जो बनाई इंडस्ट्रीज होती है, लाइक देश की इनकम और नौकरियां बढ़ती है उनसे। और सरकार यहाँ पर मदद करती है जैसे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कराना, लोन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें सरकार हेल्प करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। और थर्ड चीज़ है जो कि डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लाइक इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बेहतर काम की जगह, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन जैसे फायदे प्रोवाइड कर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और छोटे किसानों के लिए सिंचाई और लोन की सुविधाएं भी दी जा रही है। और जो फोर्थ चीज़ है, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्न यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसीज, लाइक सरकार की टैक्स नीति से अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और गरीब लोगों को टैक्स में छूट मिलती है।
और जो फिफ्थ चीज़ है इसमें पॉवर्टी कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, लाइक राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो ह्यूमन जो भी हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल पे, लाइक शिक्षा और कुशल विकास में है ना, उसमें निवेश कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी कम हो रही है। और ट्रेनिंग और रिसर्च में लगातार और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे जो यूथ या फिर एम्प्लॉयमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़े और लोग उतनी स्किलफुल वर्कर्स बने। एंड देन सिक्स्थ है हमारा प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। लाइक गरीब लोगों को बेसिक नीड जैसे खाना, कपड़ा और रहना सस्ते में मिलना जरूरी है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। और सेवेंथ है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। लाइक रोजगार, कुछ रोजगार योजनाएं मान लेते हैं, कई तरह की रोजगार योजनाएं जैसे IRDP, SGSY, PMRY और नरेगा चलाई जा रही है। और जो एट्थ है हमारा हाउसिंग स्कीम, लाइक घर बनाने की योजनाएं जैसे इंदिरा आवास योजना और PM आवास योजना से गरीबों को घर मिल रहे हैं। इससे कंस्ट्रक्शन जो भी अब घर भी बनते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्शन के थ्रू नौकरियां भी बन रही है। और जो नंबर 9 है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स को पेंशन दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है। और हेल्थ स्कीम्स जैसे APY और PM फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। और नंबर 10 में है जनधन योजना। लाइक PM जनधन योजना से फाइनेंशियल उनको देखा जा रहा है कि कितने लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही है, उन पे मतलब एक बार पूरा चेकिंग हो रही है कि किनको मिल, कितने लोग तक ये पहुंच रहा है, ये सारी चीजें भी। और उसकी इससे सरकारी जो सब्सिडी होती है वो सीधे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में जा रही है। भारत में इन सभी कोशिशों के बावजूद गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और भी काम करना और समय की जरूरत है। और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और डाइवर्स है। सो ये था हमारा कॉन्क्लूजन। सो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने सीखा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर हमने देखा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर टैक्स पॉलिसीज, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर गुड एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टेबिलिटी, हाउसिंग स्कीम भी देख ली, सिक्योरिटी स्कीम, जनधन योजना, और लास्ट में हमने कॉन्क्लूजन भी पढ़ लिया। तो इजी है भाई, एक बार आप ये मतलब की पॉइंट्स लर्न कर लोगे, लर्न हो जाएगा इजीली। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट द मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। अब लो डेथ रेट, तो डेथ रेट मतलब एक साल में हर 1000 लोगों में से कितने लोग मर जाते हैं। लाइक इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे एक साल में जो लोग मरते हैं डिवाइड बाय कुल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। देखो एक साल में कितने लोग मरते हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। और याद रहे डेथ रेट परसेंटेज में नहीं बल्कि हर 1000 लोगों में हुए मौतों की संख्या में मापा जाता है। लो डेथ रेट का कारण क्या है भाई, हमको ये समझना है। तो चलिए, जिंदगी का जो स्टैंडर्ड सुधार, हम कह सकते हैं जिंदगी का जो एक सुधार हो गई है, लाइक आर्थिक व्यवस्था के साथ लोगों की इनकम बढ़ी है, जिससे उनकी जिंदगी का स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। अब लोगों को अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छा घर, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मिल रही है, तो जिससे डेथ रेट कम हुआ है। और सेकंड चीज है कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। लाइक 20वीं सदी के शुरू में भारत को प्लेग, फिर क्या नाम है, प्लेग, मिसेल्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया जैसे बहुत सारी बीमारियां थी, जूझना पड़ता था। लेकिन अब 20वीं सदी के अंत तक मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस और वैक्सीन के डेवलपमेंट हुआ, जिससे इन बीमारियों पर नियंत्रण और डेथ रेट घट गया। और जो थर्ड चीज है कंट्रोल ओवर ड्रॉट, भुखमरी। लाइक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरक्की से सूखा पर नियंत्रण मिला है, जिससे भूखे से होने वाली मौतें कम हो गई है। लाइक हर क्रांति के मतलब हरे क्रांति, जैसे हरे क्रांति मीन्स जो भी हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो भी हमने जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन हमने बढ़ा दिया था, मतलब जो खेती, ये सारी चीज़ों का उत्पादन हमने बढ़ा दिया, उसके बाद हम जो सूखा जहाँ पड़ता है उन क्षेत्रों में भी हम वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँचा सकते हैं, और जिससे भूख होने वाली जो मौतें होती है वो कम हो गई है। फोर्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेटिस एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। देखो पहले प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड, बाढ़, अकाल जैसे डेथ रेट ज़्यादा हो जाते हैं उनसे। अब हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो हो गई है वो बहुत तेज हो गई है। अगर किसी भी हिस्से में आपदा आती है, मतलब कोई भी चीज़ें आती है, तो हम तुरंत दूसरे हिस्से के से मदद, मतलब दूसरे हिस्से से मदद पहुंचा सकते हैं। मतलब किसी भी हिस्से में अगर आती है आपदा तो हम किसी और दूसरे हिस्से से उनसे मदद पहुंचा सकते हैं, जैसे खाना, दवाई एक्सेट्रा जल्दी पहुंचाकर हम डेथ रेट को कम कर पा रहे हैं। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है सर खत्म गाइस, कितना इजी था ये भी देखिए। पहले तो हमने क्या पढ़ लिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, तो फिर एपिडेमिक्स, जो हमारे एपिडेमिक बीमारियां जो हमने कम कर दी है, मतलब
कम नहीं किए, मतलब जो भी हमने, उसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया। फिर ड्रॉट, फिर उसके बाद आ गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेटिस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इजी। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपका हो गया होगा। एंड देन अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहले स्टेट मेजर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हमें इस गाला गाला में क्या लिखा है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स बताने हैं, लेकिन मैंने इसमें ये जो पीडीएफ में मैंने सारे टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल और अदर फैक्टर सारे तीनों मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि होगा ये कि अगले गाला पेपर्स में सारे एक एक करके पूछेंगे, तो मैंने एक में एक ही क्वेश्चन आंसर में सारे लिख दिए। अब हमको हर एक पॉइंट क्लियर से देखना है, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल और अदर फैक्टर तीनों के तीन एकदम अच्छे से याद कर लेने, है ना। ईजी है समझ के याद करने का, तो हम बना सकते हैं उधर। तो देखिए सबसे पहले हमको ये लिखा है कि द गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ओके, तो क्या क्या स्टेप्स लिए थे, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अब उसमें क्या लिया है, लाइक लैंड रिफॉर्म्स, तो लाइक जमींदारी प्रथा का खत्म करने के लिए सरकार ने कानून बनाए, इससे किसानों को जमीन के मालिक बनने में मदद मिली और उनका शोषण कम हुआ। अब इससे किसान ज्यादा फायदे में रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फसल को बड़ा मतलब बड़ा हिस्सा बेच सकते हैं। अब इसका असर ये हुआ कि किसानों को जो ज़्यादा फायदा हुआ ही, और उगाने की और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हुए, और भी ज़्यादा वो लोग। और सेकंड चीज़ है अवेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो लोन दिया जा रहा है। लाइक भारत ने नेशनल बैंक सेटअप किया ताकि किसानों को आसानी से लोन और मॉनेटरी सुविधाएं मिल सके। 1982 में नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई, जो खेती के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अब नाबार्ड के तहत रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बनाए गए, जो किसानों को कम ब्याज पर लोन देते हैं। और तीसरी चीज़ है जो कि है इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो एग्रीकल्चर उनके लिए लाइक रेगुलेटेड मार्केट बनाए गए। एगमार्क से खेती के उत्पादन, जो भी खेती के जो बनते थे, आउटपुट आते था, उत्पादन की क्वालिटी क्लासिफाई की जाती थी। अब नेशनल और स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन से किसान अपनी फसल स्टोर कर सकते थे। अब किसानों को फसल के दाम के बारे में जानकारी दी जाती थी, और मार्केट प्राइसेस में जो भी बदलाव आते थे उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि एक बॉटम प्राइस सेट कर दी थी, जिससे नीचे किसान मतलब बेच नहीं पाएंगे। वो बॉटम जो प्राइस है उससे ऊपर ही किसान को मतलब लॉस नहीं होगा, ऐसा रिस्क कम हो जाएगा। चलिए, तो एक बार ये रीड कर लो कि सेम के सेम वही सारी चीजें समझा रहा हूँ, लाइन टू लाइन एक बार रीड कर लो, इतना इजी याद हो जाएगा। देखो एग्रीकल्चर रिसर्च आ रहा है उसके बाद, लेकिन नाबार्ड ने खेती के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, जिससे किसान नए साइंटिफिक तरीके और अपना सके, मतलब सीखा और अपनाया, है ना। अब उसमें काफी सारे, देखो यहाँ देखो ये लिखा है इंडियन फार्मर मोस्टली अनएजुकेटेड, तो ये सारी चीजें लिखा है। फिर नाबार्ड जो भी एपेक्स बैंक के इंस्टीट्यूशन है, ये सारी चीजें उनके बारे में बताया गया है कि, तो वही सारी चीजें बताया मैंने। तो नाबार्ड ने खेती के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, जिससे किसान नए साइंटिफिक तरीके अपना सकें। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, जो टेक्निकल मतलब जैसे सीड्स, ये सारी चीजें में क्या हुआ, तो उसमें आता है इम्प्रूव सीड्स, तो साइंटिफिक तरीके से विकसित, मतलब एक जो बीज है विकसित बीज किया जाता है, हाइब्रिड सीड उसे कहा जाता है, और उससे प्रोडक्शन क्या है बढ़ा है। अब इन बीजों का यूज करके सीड रेवोल्यूशन, या कह सकते हैं एक हमारा क्रांति जो आई थी, क्रांति लाइक एक रिवॉल्यूशन आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, जो भी आई। देखो अब वही चीज़ हम इसमें देखेंगे, साइंटिफिक रिसर्च आर कॉल्ड इम्प्रूव्ड सीड, हाइब्रिड सीड्स और साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड गिव मोर फास्टर प्रोडक्शन। सेम चीज़ें एक एक जो भी बोला वही सारी चीज़ें लिखा है। इंडिया हैज बीन एबल टू ट्रेमेंडसली इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूज दिस सीड्स ड्यू टू द एक्सटेंड फूड इन द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ये देखिए एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इजीली पढ़ लोगे, याद हो जाएगा गाइस, छप जाएंगे। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब देखो जो भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज अब बढ़ा है, जो फसलों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। सिंपल चीज़ें उनका जो उनको बनाने का भी, वो भी प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया, और उनसे जो फसलों में जो यूज़ करते हैं उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो वही सारी चीज़ें एक बार ये सारे पॉइंट्स भी रीड कर लेना। इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी, भारत में वर्षा प्रधान सिंचाई की वजह से फसल उत्पादन में असुरक्षा थी, लेकिन सरकार ने सिंचाई के नए तरीके और सुविधाएं विकसित की हैं। अच्छी सिंचाई व्यवस्था से फसल उत्पादन नियमित और बढ़ा हुआ है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड भी स्थापित किया गया है। नाबार्ड को अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करना और अन्य सिंचाई सुविधाओं का विकास करने का जिम्मा दिया गया है। और सेकंड आता है यूज ऑफ मशीन्स, लाइक सरकार ने खेती में मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकल्स पंप या उपयोग बढ़ावा, इनका उपयोग जो बढ़ावा दिया है। ये मशीन्स फसल उत्पादन में बहुत तेजी लाने और मतलब एकदम उपज बढ़ाने में मददगार है, मतलब एकदम जो प्रोडक्शन एकदम बढ़ाने में बहुत मददगार होती है।
एंड उसके बाद आता है पेस्टिसाइड्स, जो हम कह सकते हैं एक, जब खेत कीड़े, इनसे कीड़े ना लगे उसके लिए, लाइक किसानों को का जो ये कीड़ों से बचाने का उपयोग मतलब कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग करने के लिए ये प्रोत्साहित किया गया है। ये फसलों को बीमारियों से बचाकर नुकसान को कम करते हैं। क्लियर। अब सॉइल टेस्टिंग देख लेते हैं। देखो, मिट्टी के जांच से किसान सम, समझ सकते हैं कि उनकी मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है और किस प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है। अब सरकार मिट्टी परीक्षण में मदद करता है और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के तरीके बताता है। अब जो अदर मेजर्स देख लेंगे हम लोग, ये रहे अदर मेजर्स। तो देखो, किसानों को शिक्षा और नए जो एग्रीकल्चर प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको इवेंट्स, एग्रीकल्चर इवेंट्स कराए जाते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या, गांव में जो व्याप्त बुराइयों के बारे में, जो भी बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि किसान अधिक उत्साहित हो सके। जो भी उनके बुराइयों, जो भी गलत रिचुअल्स, उनके बारे में जागरूक अवेयर करते हैं, जिनसे और भी ज़्यादा जो भी फार्मर है वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहे। थर्ड चीज़ है कि जो भी एग्रीकल्चर इवेंट होता है और कार्यक्रमों का आयोजन करके किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तरीके सिखाना, उसमें तरीके और भी सिखाए जाते हैं। फोर्थ है कि फार्मर को अवेयर किया जाता है, लाइक और सारी एक्टिविटीज जैसे कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल फार्मिंग, जिससे उनकी और डिपेंडेंट एक चीज़ पे कम हो जाए। और एग्रीकल्चर से मतलब एक ही चीज़ पे अलग अलग फार्मिंग, अलग अलग वेरियस, समझो उनका एक नॉलेज बहुत वास्ट हो जाएगा और वो कर सकते हैं उतना एक्शन ले पाएंगे। जब उनको मालूम होगा तो वो सारी चीज़ें कर पाएंगे उसी तरीके से। और सो फिफ्थ है हमारा, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है कि स्मॉल स्केल एग्रो इंडस्ट्री, लाइक जो ग्रामीण इलाकों में जो लघु स्केल, जो स्मॉल स्केल में जो एग्रो उद्योगों को ना, उनको बढ़ावा देते हैं, जिससे ये उद्योग जो एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा मतलब बढ़ाए। जो ग्रामीण अब लोगों में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होंगी, जिसमें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल ही तरीके से आता होगा, तो अब रॉ मटेरियल तरीके से जाएगा तो भाई हमारे किसान को तो फायदा ही होगा ना, उनका जो प्रोडक्ट पास में किसी फैक्ट्री में बिक जाएगा तो उसी के लिए। चलिए, सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। गाला बन के अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस, अरे ये क्या हो, हाँ ये रुक तो यार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस मीनिंग एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब है कि व्यक्ति अपने जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से जाना, लाइक चाहे वो देश के अंदर जाए या फिर बाहर। और इसका जो मेन कारण होता है, लाइक नौकरी पाना या फिर कोई बिजनेस करना या फिर कोई बेहतर जीवन की तलाश में कोई जाता है। तो अब नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन और कोई बेहतर जीवन तलाश, एंड देन नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन देख लेते हैं। लाइक अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, तो लाइक गरीब जो प्रवासी, जो अक्सर कम पढ़े लिखे और कुशल नहीं होते, जब वे गांव से शहरों की तरफ आते हैं तो उनके पास प्रॉपर घर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इस वजह से वे मजबूरी में स्लम्स और शहर के किनारे पर रहने लगते हैं। अब इससे स्लम और झोपड़पट्टियां बढ़ती हैं और जो शहरों में एकदम अनऑर्गेनाइज अर्बनाइजेशन का कारण बन जाती है। और जो सेकंड नेगेटिव इफेक्ट है शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब देखो, शहरों में सुविधाओं की योजनाएं जो उसकी जनसंख्या के हिसाब से की जाती है। अब तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन और स्लम्स की वजह से शहर के जो भी पब्लिक्स के लिए पर्याप्त जो पानी, नाली, सड़क और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें रहती है, टॉयलेट, चिकित्सा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध जो कराना मुश्किल हो जाता है उनको, क्योंकि पहले से डिसाइडेड लोगों के लिए उतना बनाया होता है उनके लिए। तो इससे गरीबों के बीच गंदगी, मैल और जाने मतलब जानलेवा एकदम बीमारियां फैलने लगती है। और तीसरा इफेक्ट जो हम कह सकते हैं नेगेटिव है, वो है कि प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। लाइक झोपड़पट्टी में देखो, एकदम शौचालय और कचरा प्रबंध की कमी से पर्यावरण एकदम प्रदूषण बढ़ जाता है ना। अब गुजरात के शहरों जैसे अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि में ये समस्या बड़ी स्केल पर देखी जाती है। मतलब गुजरात के शहरों में आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में कितनी ज़्यादा भीड़ अभी, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में ऐसा होता जा रहा है। देखिए, पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होता जा रहा है और ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। एयर पॉल्यूशन भी बढ़ता है और इसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी बढ़ता है, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। और जो फोर्थ चीज़ है, जो सोशल एविल्स, लाइक कभी कभी वे लोग जो गांव शहरों से में बेहतर और नियमित मतलब एकदम कोई कमाई करने के लिए आते हैं,
उन्हें एकदम वंचित जॉब या जीवन शैली नहीं मिलती, मतलब जो उनको चाहिए वैसा मिलता नहीं है, एंड देन कोई खराब चीज़ मिल जाती है तो उनका माइंड बिगड़ जाता है। तो वो अति गरीब और मजबूरी के चलते कुछ लोग एंटी सोशल गतिविधियों जैसे चोरी और लूटपाट में शामिल हो जाते हैं, जो शहरों के सामाजिक जीवन को डिस्टर्ब करता है। प्रवासियों और स्थानीय लोगों के भाषा, संस्कृति, जीवन शैली में अंतर होने से सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है। अब जैसे लैंग्वेजेस और सारी कास्ट, ये सारी चीज़ें अलग-अलग सारी चीज़ें होता है, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है। एंड देन सिक्स्थ हम तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आंसर हमारा पूरी तरीके से हो गया है। माइग्रेशन आंसर, माइग्रेशन हमने पढ़ा, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सोशल लेवल्स। तो चलिए आप 6 नंबर देखते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेजर्स टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बनाइजेशन को कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मेजर टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, तो पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स लिए जाएंगे। तो पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स को जान लेते हैं। तो लाइक जैसे कि सरकार ने देखो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में उन्होंने क्या कर दिया है, इंडस्ट्रीज बनाना ही बंद कर दी, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग वहाँ आएंगे, तो बनाना ही बंद कर दिए। एंड देन सेकंड चीज़ है कि जो सरकार छोटे शहरों का विकास में उसको और भी बढ़ा रही है, जिससे बड़े शहरों के आगे जो अर्बनाइजेशन होती है, मतलब अर्बनाइजेशन हो उसको रोकी जा सके। थर्ड चीज़ है कि भारतीय सरकार ने ऐसी नीतियाँ मतलब पॉलिसीज अडॉप्ट की है जो बड़े शहरों को और बड़ा होने से रोके, और साथ ही जो छोटे शहर में उसमें और भी इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा उन्हें डेवलपमेंट किया जाके जिनसे बराबरी हो सके, मतलब थोड़ा वो भी ग्रो हो पाए। और जो फोर्थ है कि भारतीय जो हमारे सरकार ने बड़े शहरों के पास सैटेलाइट टाउन्स का विकास करने की पॉलिसीज भी अपनाई हैं। और जो सेकंड चीज़ है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लाइक सरकार ने जो सरकार मीन्स जो भी मैं सरकार कह रहा हूँ बार बार, मतलब वो गवर्नमेंट को ऐसा हिंदी बार बार सब कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। तो देखो जो हमारे गवर्नमेंट है वो अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए रोजगार पर आधारित कार्यक्रम इम्प्लीमेंट कर रही है। और इन कार्यक्रमों का मकसद है कि शहरी जो गरीबों तक पहुंचाना और उनकी आय बढ़ाना, मतलब जो गरीब आए हैं उनकी थोड़ी इनकम बढ़ाना, ये सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है उनको, जिससे उनके पास कुछ अपॉन जॉब मिले उन लोगों को। थर्ड चीज़ है जो कि गवर्नमेंट को चाहिए, एक पानी, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रेनेज, सैनिटेशन एक्सेट्रा, जो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे, सभी लोगों के पास पहुंचे, है ना। तो गवर्नमेंट एक इसको स्ट्रांग सिस्टम बनाना चाहती है। अब ये एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना हाई तक ले जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्लान भी ऐसे कुछ सिटीज़ के लिए बनाई गई है, और उन्हें स्मार्ट सिटीज़ भी बनाई गई है। गवर्नमेंट ने उन्हें स्मार्ट सिटीज़ भी बनाई है। और गवर्नमेंट को क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, और जिसमें स्लम जो एरिया हैं, जो सरकार जैसे झोपड़पट्टी रहने वालों के लिए घर बनाने की कोशिश करें। और इस दिशा में केंद्र सरकार जो सेंट्रल सरकार ने गरीबों और मध्यम जो मिडल मिडल क्लास के लोग के लिए अनेक आवास योजनाएं शुरू की हैं। तो चलिए अपन चलते हैं 4 नंबर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। लाइक अमीर और संपत्ति वाले सारे लोग को आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन गरीब नहीं। तो अगर गरीब को भी सुविधाएं उपलब्ध करी जाएं तो जो अर्बनाइजेशन होगा वो हो सकता है शायद कम हो जाए। अगर उनको उनको भी अच्छी एजुकेशन हो सकता है, वो लोग यहाँ शहर में आते हैं अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को देने के लिए, है ना, एजुकेशन देने के लिए। लेकिन अगर उनको वहीं उनके गाँव में ही अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो हो सकता है माइग्रेशन कम हो जाए, है ना, अर्बनाइजेशन, सॉरी। तो चलिए डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटन की इंडस्ट्रीज। तो सरकार को चाहिए कि जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ध्यान दे, और इससे अर्बनाइजेशन के कारण होने वाली जो सामाजिक हम कह सकते हैं सोशल और जो आर्थिक जो इनकम जो लोगों की बढ़े, और जिससे असमानताएं जो कम हो सकती हैं। और सिक्स्थ चीज़ है टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में फैसिलिटीज़ को और अच्छा बढ़ाना, लाइक एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड कर देना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर देना, कम्युनिकेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी। तो स्मॉलर टाउन्स में ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी उन लोगों को, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि फैसिलिटीज़, उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो इससे पीपल वहाँ से फोर्स नहीं होंगे, उनको क्या एक मजबूरी नहीं होगी कि वहाँ से भाग के शहर में आने के लिए। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि बर्डन जो रहेगा सिटीज पे वो कम हो जाएगा, और नेगेटिव इफेक्ट हम सकते हैं रोक सकते हैं अर्बनाइजेशन का। और सेवंथ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना।
क्यों? देखिए, अर्बनाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए कानून व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। अब देखो, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो इनएफिशिएंसी को दूर करना चाहिए, जो जो इनएफिशिएंसी है उनको और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, और जो इनएफिशिएंसी तरीके से काम करते हैं उन सारी चीज़ों को दूर करना चाहिए। और जो थर्ड चीज़ पॉइंट है कि जो पब्लिक को जो कानून व्यवस्था के जो प्रति जागरूक करना चाहिए और भी, ताकि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो वो और भी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझा सके और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो गाइस, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 7 क्वेश्चन आंसर जो बार डायग्राम वाला है वो जो हमने लिया ही नहीं है, देख सकते हैं यहाँ भी गाला 2 स्टार्ट कर देंगे हम उसके बाद। तो जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। ये सारी वीडियो देखो, इतना क्वेश्चन आंसर तो हमने कितने अच्छे से लर्न कर लिया। तो उसी तरीके से आप 2x पे जो भी है एक्स मतलब 2x 1.5x जिस पे भी देखना है देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करिएगा, और क्योंकि यार अपने जो जीएससी में काफ़ी कम टीचर्स हैं, लेकिन हमको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा हमें से यार। हमारे जैसे कितने अभी तरुण सर हैं जो है ना, वो सूरत से कितना ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं खुद उनसे पढ़ता हूँ। और बहुत सारे मैम्स हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। तो उन सबको बहुत सपोर्ट करो, कमेंट करो जानबूझ के, उनकी एंगेजमेंट बढ़ाओ, क्योंकि यार वो लोग बहुत अपनी मेहनत पूरा डाल देते हैं। तो थैंक यू गाइस, और सपोर्ट करते रहना सभी को। तो चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अगेन। और गाला 2 जल्दी आ रहा है, देख लेना सारे वीडियोस। चलिए बाय।